आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी के इस विशेष सत्र में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी में जो समुद्र विज्ञान का एक एरिया है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। तो समुद्र विज्ञान में एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है वो हम एक फ्रेमिंग कर लेते हैं, और आज जिस टॉपिक पर चलेंगे फिर उसका भी अलग से फ्रेमिंग करेंगे और तब हम आपको लिए चलेंगे। कल आपने देखा था कि हमने आपको कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के क्या आधार हैं, और उसके आधार पर फिर आपको भारत का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके बारे में भी आपको बताया गया था। तो आज हम लोग सबसे पहले समुद्र विज्ञान में जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक है उसकी आप एक लिस्टिंग कर लीजिए। सबसे पहले इसमें एक महासागरीय उच्चावच के बारे में दिया गया, या महासागरीय बेसिन की बनावट, महासागरीय बेसिन की संरचना के बारे में दिया हुआ है या बनावट जो आपको पढ़ना है। दूसरा इसमें सागरीय जल के तापमान के बारे में पढ़ना है। तीसरा इसमें आपको सागरीय जल की लवणता के बारे में पढ़ना है। चौथा इसमें थोड़ा सा 2 लाइन में प्रवाल के बारे में दिया हुआ है। फिर आपको इसमें ज्वार के बारे में पढ़ना है और फिर जलधारा के बारे में पढ़ना। बेसिकली महासागरीय जल में गति के प्रकार दिए हुए हैं और उसमें जलधारा में भी बहुत डिटेल से नहीं दिया, सिंपल उसका जो है सो इंट्रोडक्शन है और कुछ जलधाराओं के बारे में ये दिए हुए हैं। ये टॉपिक है, इसमें तापमान काफी अच्छे से दिए हुए हैं, लवणता काफी अच्छे से दिए हुए हैं, ज्वार काफी अच्छे से दिए हुए हैं, और महासागरीय बेसिन की जो संरचना है इसके बारे में भी दिया हुआ है। तो आप आइए महासागरीय बेसिन की संरचना के बारे में। हालांकि इसमें एक जल चक्र वाला भी टॉपिक है, वाटर साइकिल वाला भी टॉपिक है, लेकिन चूंकि जल चक्र पर हम पिछले कई क्लासों में चर्चा कर चुके हैं जल संसाधन सब के बारे में, तो जल चक्र के ऊपर चर्चा इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं, तो उस पर टाइम एक्सपेंड करना कोई बेहतर नहीं है, बल्कि हम उन चीज़ों को जाने जो नहीं जान पाए हैं। तो इसलिए हम सीधे आपको लिए चल रहे हैं, महासागरीय बेसिन की बनावट और रूपरेखा के बारे में बता रहे हैं। तो जब हम लोग महासागरीय बेसिन की बनावट और रूपरेखा के बारे में पढ़ते हैं तो हमें महासागरीय बेसिन या उसके नितल की जो बनावट है, महासागरीय बेसिन की बनावट, तो उस पर जो पाए जाने वाले हमें स्थलाकृतियां मिलती है, हम उन्हें 2 वर्गों में रखते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से नितल के प्रमुख स्थलाकृति या नितल के प्रमुख फॉर्म या भाग, और दूसरा हो जाते हैं महासागरीय नितल के गौण रूप, नितल के गौण रूप, यानी जो छोटे रूप होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गौण रूप कहते हैं। जब प्रमुख रूपों की बात करते हैं तो महासागरीय नितल या उसकी बेसिन जो है 4 प्रमुख भागों में बटा हुआ है। इसमें एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट है। दूसरा जो है वो महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। तीसरा जो होता है वो गहन सागरीय मैदान है या गंभीर सागरीय मैदान कहते हैं, डीप सी प्लेन कहेंगे इसको। और चौथा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं महासागरीय गर्त या मैरीन ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, महासागरीय गर्त। ये 4 मुख्य भाग हैं महासागरीय बेसिन के। और फिर नितल का जो गौण होता है इसमें एक होता है जिसको हम लोग कटक कहते हैं, कटक के बाद इसमें एक होता है जिसको हम लोग कैनियन कहते हैं, कैनियन के बाद इसमें एक होता है जिसको हम लोग सी माउंट कहते हैं, सी माउंट के बाद इसमें एक होता है जिसको हम लोग गायऑट कहते हैं, गायऑट। और फिर एक प्रवाल जिसके बारे में बहुत कम दिया हुआ है वो है। तो इस तरीके से महासागरीय नितल या उसके बेसिन की जो बनावट होती है, उस नितल या बेसिन की बनावट को हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। एक जो होता है मेन कैटेगरी है जिसके 4 भाग होते हैं, वन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सेकेंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप, थर्ड इज डीप सी प्लेन एंड फोर्थ इज मैरीन ट्रेंच। और नितल के जो स्मॉल रूप होते हैं दैट इज कॉल्ड रिज, कैनियन, सी माउंट, गायॉट एंड
कोरल रिफ कहते हैं इसको। अब आप इसको समझेंगे कैसे, तो आप इसको एक छोटे से डायग्राम से हम आपको इमेजिन कराते हैं और फिर हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली ये जो नितल के प्रमुख भाग हैं, अगर आप भारत से अरब सागर में उतरे तो मान लीजिए कि ये सी लेवल है और ये अरब सागर का क्या हो जाएगा, नितल है या फ्लोर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नितल। तो इस नितल पर जब आप भारत से नीचे उतरेंगे, सबसे पहला कदम रखेंगे, तो पहला जो आपको सागर के नितल का क्षेत्र मिलेगा ये महाद्वीपीय मग्न तट है, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो भाग होगा वो मग्न ढाल है, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। इससे आगे आप जाएंगे तो फिर आपको गहन सागर मैदान का क्षेत्र मिलेगा, डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन से आगे जाएंगे तो कटक मिलेगा, कटक से आगे जाएंगे तो फिर डीप सी प्लेन, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और शेल्फ को पार करेंगे तो आप अफ्रीका महाद्वीप में पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आप बंगाल की खाड़ी में आते हैं तो बंगाल की खाड़ी का ये सी लेवल हो जाएगा और ये बंगाल की खाड़ी के नितल की चट्टानें हैं, ये नितल हो जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी के नितल में भी जाएंगे तो पहला जो एरिया होगा वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, दूसरा स्लोप होगा, तीसरा गहन सागरीय मैदान होगा, फिर कटक मिल सकता है, फिर गहन सागरीय मैदान, फिर स्लोप, फिर शेल्फ मिलेगा और फिर हम दक्षिण पूर्व एशिया ऑस्ट्रेलियाई देशों में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके की जो स्थलाकृतियां की और इसकी बनावट होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सागर के प्रमुख। और इसी नितल पर, ये जो मैरीन फ्लोर है, इसी नितल पर हमें कुछ छोटी छोटी स्थलाकृतियां मिलती है। इन स्थलाकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, गौण रूप कहते हैं, लघु रूप, जो मैरीन फ्लोर पर हमें मिलता है। अब अगर हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे तो आप इसे ध्यान से देखो। अब जब हम लोग डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं ना, तो इसे महासागरीय उच्चावच को दिखाने के लिए बेसिकली क्या है, एक ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये सागर का गहराई हो जाएगा, इस पर हम लोग लेते हैं सागर की गहराई को, ये हो गया डेप्थ इन किलोमीटर, डेप्थ इन किलोमीटर, डेप्थ किलोमीटर में। तो ये 0 किलोमीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस पर हम लोग लेते हैं स्थल की ऊंचाई को, स्थल की ऊंचाई को लेते हैं। और जब हम लोग स्थल की ऊंचाई को लेंगे इस पर, तो ये भी किस में लेंगे, किलोमीटर में लेंगे। यहाँ पर ये 0 किलोमीटर हो जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम स्थल खंड के औसत ऊंचाई का एक लाइन ले लेते हैं, तो आप ध्यान से समझिए। ये जो हमने आपको बताया है, ये महासागरों के जो नितल होते हैं उसको दिखाने के लिए एक ग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जिसको हिप्सोमेट्रिक ग्राफ या हिप्सोमेट्रिक वक्र कहते हैं। हिप्सोमेट्रिक ग्राफ या हिप्सोमेट्रिक वक्र एक काल्पनिक रेखा होती है जो धरातल के सबसे ऊंचे बिंदु और महासागर के सबसे गहरे बिंदु को मिलाते हैं। तो महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन है, मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर से कुछ अधिक है। और स्थल पर सबसे ऊंचा बिंदु कौन है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से कुछ अधिक है। स्थल खंड की जो औसत ऊंचाई है 840 मीटर है, तो हमने 1 किलोमीटर से ये नीचे ले लिया है। तो स्थल के सबसे ऊंचे बिंदु और महासागर के सबसे गहरे बिंदु को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, उस काल्पनिक रेखा को, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हिप्सोमेट्रिक वक्र कहेंगे। और इस हिप्सोमेट्रिक वक्र के आधार पर महासागरीय नितल को 4 प्रमुख भागों में और कई गौण भागों में बांटा गया है। तो इसमें ये जो एरिया हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट कहेंगे। ये जो एरिया होता है नितल का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मग्न ढाल कहते हैं। ये जो एरिया होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, गहन सागरीय मैदान कहते हैं। और यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय गर्त कहते हैं, मैरीन ट्रेंच कहते हैं। तो हिप्सोमेट्रिक ग्राफ जो धरातल के सबसे ऊंचे बिंदु और महासागरों के सबसे गहरे बिंदु को मिलाते हैं,
वो काल्पनिक रेखा हिप्सोमेट्रिक वक्र कहलाता है। और इस हिप्सोमेट्रिक वक्र के आधार पर महासागरीय बेसिन और उसकी बनावट जो होती है 4 प्रमुख वर्गों में और कई गौण छोटे छोटे पार्टों में रखे हुए हैं। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, गहन सागरीय मैदान है, और फिर ये क्या है, गर्त है। अब आपको एक एक करके सुनना है। ये जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है, इसकी क्या बनावट और क्या विशेषता, ध्यान से सुनिए, हमें बताने दीजिए, फिर आपके पास जो भी प्रश्न होगा हम वो लेने का। तो मग्न तट जो होता है, बेसिकली इसकी पहली विशेषता होती है कि मग्न तट महाद्वीप का ही भाग होता है जो सागर के जल में डूबा रहता है, पहला। दूसरा, मग्न तट पर जल की जो गहराई होती है अधिकतम वो 200 मीटर या 100 फैदम होता है। अर्थात आप इस लाइन को मान लीजिए कि इस लाइन से यहाँ पर 200 मीटर या 100 फैदम की गहराई मिल गई, इससे ऊपर का जो एरिया होगा ये मग्न तट, और उसके आगे मग्न ढाल शुरू हो जाएगा। तो दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है कि मग्न तट पर जल की गहराई जो होती है वो क्या होती है, अधिकतम 200 मीटर होती है। तीसरी इसकी विशेषता मग्न तट की होती है कि मग्न तट का जो औसत ढाल है, एवरेज ग्रेडियंट है, नई एनसीईआरटी के अनुसार 1 डिग्री या उससे कुछ अधिक मिलता है। तीसरा, चौथी इसकी विशेषता है कि मग्न तट की जो चौड़ाई है वो तटीय स्थलाकृति पर निर्भर करता है। अगर तट के सहारे वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन है तो मग्न तट की चौड़ाई कम होगी, और अगर तट के सहारे वलित माउंटेन फोल्ड माउंटेन एब्सेंट है तो मग्न तट की चौड़ाई अधिक हो जाएगी। वैसे मग्न तट की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर बताई गई है नई एनसीईआरटी में, इसके डिफरेंट आंकड़े मिलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि मग्न तट चौड़ा वहां होगा जहां पर कोस्टल फोल्ड माउंटेन एब्सेंट होगा, और मग्न तट वहां पे नैरो होगा जहां पर कोस्टल फोल्ड माउंटेन प्रेजेंट होगा। संसार का सबसे चौड़ा मग्न तट जो है आर्कटिक सागर में रूस के साइबेरिया का मग्न तट है, और उस साइबेरिया के मग्न तट की जो चौड़ाई है वो 1500 मीटर है। ये संसार का सबसे चौड़ा मग्न तट है। तो ये 4 पॉइंट आपको मग्न तट के बारे में याद रखना है। इसके आगे का जो नितल का क्षेत्र होता है ये मग्न ढाल। तो मग्न ढाल जो होता है ना, बेसिकली मग्न तट और गहन सागरीय मैदान के बीच का भाग होता है। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे कि मग्न तट जो होता है, मग्न ढाल जो होता है वो मग्न तट और गहन सागरीय मैदान के बीच का भाग होता है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि मग्न तट पर जल की गहराई जो होती है वो 200 मीटर से लेके 3000 मीटर तक आपको मिलेगी। कहीं पर 2000 मीटर के भी आंकड़े हैं, बट 200 मीटर से 3000 मीटर, अर्थात इस गहराई पर आकर अगर 3000 मीटर जल की गहराई मिल गई तो यहां से यहां तक का जो एरिया हो गया ये मग्न ढाल का हो गया। दूसरा, तीसरा, ये जो मग्न ढाल होते हैं इनकी औसत ढाल जो होती है 2 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक होती है। चौथा, चूंकि जो महाद्वीपीय मग्न ढाल है इसका स्लोप अधिक होता है, इसलिए इस पर अवसाद हमें सेडिमेंट कम मिलते हैं, जबकि मग्न तटों पर अवसाद अधिक मिलते हैं जो पवन के द्वारा, नदियों के द्वारा और अन्य चीजों के द्वारा महाद्वीप से जो सेडिमेंट लाए जाते हैं वो हमें इन पर मग्न तटों पर मिलते हैं। चूंकि मग्न ढाल का स्लोप अधिक होता है इसलिए हमें यहाँ पर ये सेडिमेंट नहीं मिलते। और जो मग्न ढाल होते हैं इस पर हमें एक विशेष स्थलाकृतियां मिलती है जिसको हम लोग कैनियन कहते हैं। तो कैनियन क्या होता है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। मग्न ढाल से आगे का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग महासागरीय मैदान कहते हैं। जैसे स्थल पर मैदान मिलते हैं ठीक उसी तरीके से सागर में मैदान मिलते हैं। तो ये जो मैदान होता है बेसिकली इस पर जल की गहराई 3000 मीटर से स्टार्ट होकर 6000 मीटर तक इस पर जल की गहराई हमें मिलती है। और ये जो गहन सागरीय मैदान होते हैं बेसिकली मग्न ढाल जो होता है, मग्न ढाल और कटक के बीच का एरिया होता है। रिज कहां पर होगा ये आपको बताएंगे, कटक के बीच का होता है। और ये जो गहन सागरीय मैदान होते हैं इस पर ही हमें क्या मिलेंगे, कई सारे ज्वालामुखी पर्वत, पठार, भ्रंश घाटी टाइप की कई टोपोग्राफियां मिलती हैं जो वेल्कॉनिक इरप्शन और टेक्टोनिक प्रोसेस से यहाँ पर बनते हैं। तो ये 3 जो है इस तरीके से। चौथी जो टोपोग्राफी है जो महासागरीय गर्त है, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि महासागरीय गर्त जो होते हैं महासागरों के सबसे गहनतम भाग होते हैं, गहरे भाग होते हैं।
लेकिन ये महासागरों के जो सबसे गहनतम भाग होते हैं, इसके बारे में दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये बीच सागरों में नहीं होते, बल्कि तटों के पास पाए जाते हैं, ज्वालामुखी द्वीप के सहारे, कोस्ट के सहारे पाए जाते हैं। गहरे सागर में जाकर गर्त हमें प्राप्त नहीं होते। तीसरा हमें ये याद रखना है कि अभी तक तीनों महासागर में, खासकर अटलांटिक, प्रशांत और हिंद मिलाकर 57 गर्तों की खोज हुई है। कितने गर्तों की खोज हुई है? 57 गर्तों की खोज हुई है। इस 57 गर्त में क्या है कि 6 गर्त जो है हिंद महासागर में है, 19 गर्त अटलांटिक में और 32 गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में हमें मिलता है। तो तीसरा पॉइंट जो बताया कि जो 3 बड़े महासागर हैं, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर, इन तीनों महासागरों और सभी महासागरों को मिलाकर आप समझिए, इन तीनों को मिलाकर 57 गर्तों की खोज हुई है, जिसमें 6 गर्त हिंद महासागर में, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में और शेष 32 गर्त प्रशांत में मिले हैं। विश्व की और प्रशांत की सबसे गहरी गर्त जो है वो मैरियाना की खाई है, मैरियाना ट्रेंच है, जो फिलीपींस में ग्वाम द्वीपमाला के पास अवस्थित है। हिंद महासागर की प्रमुख गर्त जो है वो सुंडा गर्त है, जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास आपको मिलेगा। और जो जैसे अटलांटिक में पुर्टोरिको ट्रेंच है, वो भी आपको अटलांटिक की एक फेमस गर्त है, जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो इस तरीके से ये जो 4 टोपोग्राफियां हैं या जो नितल के भाग हैं, ये मेन भाग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक सभी का क्लियर है? कोई डॉट तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी का? कोई डॉट तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया चारों क्या है, कैसे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, कहां पर क्या हमने लिया है? दूसरा जो लघु स्थलाकृतियां हैं या नितल के जो गौण रूप होते हैं, उसमें क्या है? कटक है, कैनियन है, सी माउंट है, गायोट है और प्रवाल है। ये आपको जानना है। तो इनको जानने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। आप लोग भी एक डायग्राम बनाइए। तो इस पर जो भी स्थलाकृतियां पाई जाएगी, उन सभी स्थलाकृतियों को हम आपको डायग्राम के थ्रू ही बता देते हैं और उस पर लिख भी देंगे कि कहाँ पर क्या है। मान लीजिए कि ये महासागर है और इस तरीके से ये कोस्टलाइन एरिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमें मिले, इस तरीके से इसको ऐसे ले जाएंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। इसको हम मान लेते हैं कि ये सी लेवल है, ये क्या हो जाएगा? सी लेवल हो जाएगा। ये एसएल है, सी लेवल। और ये अब सागर के नीचे का बेसिन हो जाएगा, मैरिन क्रस्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये कटक है, रिज है, कटक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हो जाएगा सी माउंट हो जाएगा, सी माउंट हो जाएगा, सी माउंट है। इसी तरीके से इसको हम लोग कहेंगे, ये जो हो जाएगा इसको कहेंगे गायआउट, गायआउट, गायआउट कहेंगे। और ये जो एरिया हो जाएगा बेसिकली आप इस तरीके से, आपको ये मैरिन बेसिन के नीचे का क्रस्ट हो जाएगा और ये अब सागर में हम जल भर रहे हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये है। गायोट जो होता है, जो महासागर में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। गायोट जो होता है, जो सपाट शीर्ष वाले ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, सपाट शीर्ष वाले ज्वालामुखी पर्वत, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गायोट कहते हैं। तो सपाट शीर्ष वाले ज्वालामुखी पर्वत को गायोट कहते हैं। सी माउंट कहते हैं ऐसे समुद्री पर्वत को जिसकी समुद्र नितल से ऊंचाई कम से कम क्या हो? 1000 मीटर हो। यानी कि सी माउंट कहेंगे ऐसे पर्वत को जिनकी ऊंचाई समुद्र नितल से कम मैरिन फ्लोर से 1000 मीटर की ऊंचाई तक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सी माउंट कहते हैं। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कैनियन है, कैनियन है।
तो जो कैनियन होता है ना, बेसिकली क्या है कि ये बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर आई अक्षर के समान बिल्कुल खड़े ढाल वाली जो घाटियां एक प्रकार की महासागरों में है, उन्हें हम कैनियन कहते हैं। बिल्कुल ये अंग्रेजी वर्णमाला का है, इससे ज्यादा स्लोप हो नहीं सकता, उसको कैनियन कहते हैं। ये जो कैनियन है हमें नदियों के मुहाने के पास कई बार और कई बार मग्न ढालों पर कैनियन की प्राप्ति होती है। जैसे आप स्थल पर देखेंगे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में जो कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है वो ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है। तो इसी तरीके से वो काफी डीप कैनियन है। इसी तरीके से महासागर में भी ये मिलते हैं। तो उसमें आपको याद रखना, जैसे बेरिंग सागर में कैनियन है, बेरिंग प्रिविलोफ जेमचुक कैनियन, ये संसार की सबसे लंबी जलमग्न कैनियन की श्रेणी में आती है। तो कैनियन क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद कटक है, तो ये जो है ना, इसी को हम लोग, जैसे हमने लिख भी दिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कटक। कटक जो होते हैं, कटक के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, कटक जो है ये एक प्रकार के सबमर्जित महासागरीय पर्वत हैं। और अगर हम लैंड और महासागर दोनों को शामिल कर लेंगे तो ये संसार के सबसे लंबे जलमग्न पर्वत की श्रेणी में आते हैं। तो कटक क्या है, एक प्रकार का पर्वत है, संसार का सबसे लंबा जलमग्न पर्वत की श्रेणी में ये आता है। दूसरा क्या है कि ये सागर सी लेवल से 2000-3000 मीटर के नीचे जाकर आपको मिलेंगे, लेकिन कई बार कटक सी लेवल से ऊपर भी आ जाते हैं तो वहां पर हमें द्वीप की प्राप्ति होती है। जैसे आप देखेंगे कि मालदीव है और इसी तरीके से अटलांटिक मेजोर्स द्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं जो कटकों के ऊपर अवस्थित हैं। तो ये सागर तल से नीचे भी मिलते हैं और कई बार सी लेवल तक आ जाते हैं तो उसके ऊपर द्वीप का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि ये जो कटक होते हैं ये बेसिकली बेसाल्ट की संरचना वाले होते हैं। किसकी संरचना वाले होते हैं, बेसाल्ट की संरचना। और चूंकि बेसाल्ट ज्वालामुखी का रूप होता है तो इसका अर्थ है कि कटक का जो निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया से होता है, ज्वालामुखी के कार्यों से होता है, वोल्केनिक इरप्शन से। किस प्रकार के ज्वालामुखी के कार्य से, तो यहाँ पर दरारी उद्भेदन होता है। दरारी उद्भेदन क्यों, क्योंकि कटक की प्राप्ति जो हमें होती है वो कहाँ पर, प्लेट के डाइवर्जेंट बाउंड्री पर, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मार्जिन। तो कटक को फिर से एक बार समझ लेंगे। कटक जो होते हैं वो एक प्रकार के सबमर्जित महासागरीय पर्वत हैं। कई बार ये सी लेवल से ऊपर आ जाते हैं तो उस पर हमें द्वीप की प्राप्ति होती है। कई द्वीप जो है सो जनसंख्या बसाव के क्षेत्र भी हैं। दूसरा क्या है कि ये कटक जो है संसार के सबसे लंबे जलमग्न पर्वत की श्रेणियों में आते हैं, एंडीज से भी ज्यादा लंबे हैं। ये बैसाल्टिक संरचना वाले हैं। बैसाल्टिक संरचना का अर्थ है कि ये ज्वालामुखी से बनते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ है कि ये दरारी उद्भेदन से बनेंगे। और दरारी उद्भेदन क्यों, क्योंकि ये प्लेट के डाइवर्जेंट मार्जिन से के पास बनते हैं, इसलिए हम इसको इस कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर दरारी उद्भेदन से ये बनता है और ये होता है। ये जो कटक है हमें प्रत्येक महासागरों में मिलते हैं, लेकिन हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक कटक मिलता है जिसको हम लोग मध्य महासागरीय कटक कहते हैं, मिड ओशियानिक रिज कहते हैं। इस तरीके के मध्यवर्ती कटक हमें प्रशांत में नहीं मिलते, लेकिन ईस्ट पैसिफिक रिज हमें वहां पर भी मिलते हैं। तो ये महासागरीय नितल पर पाए जाने वाले कुछ छोटे छोटे स्थलाकृति होते हैं। और इन्हीं नितल और मग्न तटों पर क्या होता है, हमें प्रवाल की प्राप्ति होती है। तो प्रवाल के बारे में बहुत दिया हुआ नहीं है। प्रवाल जो होता है एक प्रकार का महासागर का एनिमोन होता है, आप लिख लीजिएगा पॉइंट। दूसरा, हम इन्हें सैलिन्ट्रेटा वर्ग में रखते हैं प्रवाल को। तीसरा जो प्रवाल होता है एक तरीके से क्या होता है, मूंगे की चट्टानें होती है। चौथा, ये क्या होते हैं कि महासागर में एक पॉलिप नामक जीव मिलता है। उस पॉलिप नामक जीवों के उनके जो हार्मोन्स होते हैं उसके एग्लोमरेशन से प्रवाल की उत्पत्ति होती है। ये कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी एक साथ कई प्रवाल रहते हैं, जिसमें पुराने जनरेशन से लेके ओल्ड जनरेशन तक के प्रवाल रहते हैं उपनिवेश बनाकर। और जब पुराने जनरेशन के प्रवाल की मृत्यु होती है तो ठीक उसके ऊपर नए जनरेशन के प्रवाल जो है अपना घर बनाना शुरू करते हैं। और एक सागर में एक सर्टेन गहराई से प्रवाल का विकास होता है। हम इन्हें कैल्केरियस रॉक भी कहते हैं, क्योंकि अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट उत्सर्जित करते हैं जो इन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो ये प्रवाल होते हैं, इसके बारे में इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो महासागरीय बेसिन की जो बनावट है, जिसमें चार प्रमुख
स्थल भाग हैं उसके और कुछ लघु गौण हैं। ये क्लियर हो गया सभी का? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट हो जाएगा महासागरीय जल का तापमान। तापमान, तो महासागरीय जल का तापमान का एक इसमें परिचय ले लेंगे। दूसरा आप इसमें जानेंगे कि तापमान का स्रोत क्या है। तीसरा आप इसमें जानेंगे कि तापमान का वितरण कैसे है, और वितरण को आप दो तरीके से समझेंगे। एक होता है क्षैतिज वितरण और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और तापमान वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो आपको थोड़ा बहुत जानना है। क्लियर है सभी का? कैनियन अंग्रेजी वर्णमाला के बिल्कुल आई अक्षर के समान जो खरे ढाल वाली या महासागरीय घाटी होती है एक तरीके से, उसको कैनियन कहते हैं। ये मग्न ढालों पर मिलते हैं और कई बार नदियों के मुहाने के पास भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो महासागरीय जल के तापमान को आप ध्यान से समझिए। महासागरीय जल के तापमान का यहाँ पर अर्थ है कि ये यदि ग्लोब हो जाए, परिचय वाले पार्ट में हम जा रहे हैं, तो इसी ग्लोब पर क्या है, सभी महासागर अवस्थित हैं। अर्थात जो चार प्रमुख महासागर हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक। और वैसे एनसीईआरटी में 5 महासागरों की जिक्र की गई है, ये भी आप जान लीजिए। नए एनसीईआरटी में भूगोलवेताओं ने बड़े महासागरों में 5 महासागरों को रखा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक सागर और दक्षिण सागर, ये 5 सागर रखे गए हैं। तो इसी पर सभी महासागर अवस्थित हैं। तो महासागरीय जल का जो औसत तापमान है वो 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड या 17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है। ठीक है, लेकिन ये जो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है महासागरीय जल का तापमान, इसमें गोलार्धीय अंतर है। गोलार्धीय क्या अंतर है? तो उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान जो है लगभग 19 डिग्री सेंटीग्रेड है और दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कुछ अधिक है। ठीक है, तो महासागरीय जल का जो औसत तापमान होता है, अगर दोनों गोलार्ध के महासागरों को शामिल कर लेंगे तो वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ अधिक है। परंतु इसमें गोलार्धीय अंतर है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान अधिक है। वो कितना है? लगभग 19 डिग्री से। दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का तापमान कम है, लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान इसलिए अधिक है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भूखंड की अधिकता है और जलीय क्षेत्र की कमी है, इसलिए एज कॉम्पेयर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान अधिक है। अब इस महासागरीय जल के तापमान का जो है वो मूल स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश है। सौर विकिरण जो धरातल को प्राप्त होता है, वही सौर विकिरण क्या होता है कि सागरीय जल को भी प्राप्त होता है। तो महासागरीय जल को ये जो तापमान है, इस तापमान के प्राप्ति का जो मूल स्रोत है वो क्या है? सौर प्रकाश है। और चूंकि सौर प्रकाश सागरीय जल के ऊपरी सतह को हिट करेगा, तो आप ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट यहीं पर ऊर्ध्वाधर वितरण वाला आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये जो सौर विकिरण है ये बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये सी सरफेस है और ये सी सरफेस है, इस पर सोलर इंसुलेशन पहुंचेगा, तो सौर विकिरण के प्रभाव से सागर का ऊपरी परत क्या होगा? गर्म होगा। और सागर के निचले लेयर में जो तापमान पहुंचता है ये बेसिकली संवहन के विधि से पहुंचता है, संवहन की विधि से पहुंचता है। इसलिए सागरीय जल का जो सरफेस का तापमान होगा वो अधिक होगा। ऊर्ध्वाधर वितरण का अर्थ है गहराई के अनुसार टेम्परेचर को समझना। तो ये सतह का तापमान अधिक होगा और चूंकि संवहन के माध्यम से नीचे टेम्परेचर जाएगा, तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन में आप समझिए सागरीय जल का तापमान कम होता जाएगा, नीचे में संवहन की प्रक्रिया से जाता है। तो सूर्य का जो विकिरण है वो सागर के जल के तापमान का मूल स्रोत है। अब ये जो सागरीय जल का तापमान है ये दो तरीके से, एक है क्षैतिज वितरण और एक है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो क्षैतिज वितरण को समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं उत्तरी गोलार्ध का। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए और उस पर हम आपको एक आदर्श स्थिति दिखाते हैं क्षैतिज तापमान के वितरण का।
हम उत्तरी अटलांटिक को ले लेते हैं, ठीक ना, नॉर्थ अटलांटिक को ले लेते हैं, और नॉर्थ अटलांटिक को लेंगे तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। आप भी इसको बना लें, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, अफ्रीका को ले लेना है। ये अफ्रीका का कोस्टलाइन हो जाएगा, ये काला सागर, एड्रियाटिक सागर, ये पुर्तगाल, स्पेन, फिर यहाँ पर नॉर्वे, और इस तरीके से हमें आ जाने हैं यहाँ पे। यहाँ पर कौन सा है, ग्रीनलैंड है। तो सागरीय जल के ये क्या हो जाएंगे, ग्रीनलैंड, ये कौन हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, ये कौन हो जाएगा, यूरोप, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। तो सागरीय जल के क्षैतिज तापमान के वितरण का अर्थ है यहाँ पे कि अगर हम विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर जाएं, चाहे उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएं या दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएं, तो सागरीय जल के तापमान क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, कहां पर क्या होगा, ये हमें समझना है। तो सागरीय जल का जो सरफेस का तापमान विषुवत रेखा के पास होता है, ये लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इक्वेटर के पास 26.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तरी गोलार्ध में जब आप 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर आ जाओगे, तो 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर सागरीय जल का तापमान जो आपको मिलेगा वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर आप आ जाएंगे, ये 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश हो जाए, तो 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर सागरीय जल का तापमान घटकर 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 60 डिग्री के आसपास आप आ जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो 60 डिग्री के आसपास जो सागरीय जल का तापमान हो जाएगा ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और फिर ध्रुवों के पास आ जाएंगे तो 0 डिग्री -5 डिग्री टेम्परेचर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्थ अटलांटिक का या एक आइडियल कंडीशन है, इसी तरीके से होगा, यानी कि आप विषुवत रेखा से नॉर्मल कंडीशन ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएं, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, तो सागर का क्षैतिज जल का तापमान कम होता जाएगा। और ये तापमान जो कम होगा, ये आप ध्यान से देखिए कि विषुवत रेखा के पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री, और 90 डिग्री पर आप चले जाएंगे -5 डिग्री के आसपास आपको सागर के जल का टेम्परेचर मिलेगा। इसी तरीके से दक्षिणी, लेकिन ये एक है, लेकिन जब आप बहुत कॉन्सेप्चुअली अंदर जाते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअली अंदर जाते हैं, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि सागरीय जल का सर्वाधिक तापमान इक्वेटर के पास नहीं होता, बल्कि कुछ उत्तर में होता है। और इसको यदि बेहतर कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में नए एनसीईआरटी के हिसाब से आप जाएंगे तो 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच उत्तरी गोलार्ध में सागरीय जल का तापमान सबसे अधिक होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में भी लगभग ये 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। इन अक्षांशों में सागरीय जल का तापमान जो होगा, क्षैतिज तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि जो 20 से 30 डिग्री है ना, वो बेसिकली क्या है, एक उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है, और उपोष्ण उच्च दाब की पेटी होने के कारण वहां पर आकाश साफ होता है, बादलों से रहित होता है, सौर प्रकाश की प्राप्ति अधिक होती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में लगभग 10 डिग्री से 30 डिग्री या 20-30 डिग्री के बीच सागरीय जल का तापमान सबसे मैक्सिमम होगा क्षैतिज तौर पर, और दक्षिणी गोलार्ध का जो होगा वो 10 से 30 डिग्री के बीच ये है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि सागरीय जल का जो क्षैतिज ताप वितरण है, ये कई कारकों से प्रभावित होता है। तो सागरीय जल के क्षैतिज तापमान को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें एक कारक कौन सा है, तो पहला कारक हो जाएगा अक्षांश। ध्यान से समझेंगे, पहला कारक अक्षांश। दूसरा कारक जो हो जाएगा वो जो प्रचलित पवन होता है वो। तीसरा कारक हो जाएगा जो महासागरीय जलधाराएं होती है, महासागरीय जलधारा, ये हो जाएगा महासागरीय जलधारा। इसी तरीके से जो स्थल और जल का वितरण होता है, स्थल एंड जल का वितरण, ये भी सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। इस 4 पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है कि किस तरीके से ये क्षैतिज ताप वितरण को प्रभावित
करते हैं। ध्यान से समझिए अक्षांश से क्या संबंध होगा। तो इसका सीधा से संबंध है कि चूंकि पृथ्वी के विषुवतरेखीय प्रदेश में जहां पर अक्षांश का मान शून्य है, सबसे कम है, वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो तापमान अधिक, और विषुवत रेखा से आप ध्रुव की ओर जाते हैं, अक्षांश के कोण का मान बढ़ता है, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, सौर प्रकाश कम होते जाएगा। तो पहले पॉइंट का यहां पर अर्थ है कि अगर कोई सागर विषुवत रेखा के नजदीक है तो उसका तापमान अधिक होगा, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे सागर दूर के क्षेत्र में होगा वहां का तापमान क्या होगा, उसी हिसाब से घटता जाएगा। फिर से समझिए, इफ एनी सी क्लोजर टू इक्वेटर तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, और जैसे ही इक्वेटर से दूर पोलर रीजन की ओर होगा सूर्य की किरणें तिरछी जाएगी, सागर के जल का तापमान कम हो जाएगा। अभी आपको जस्ट बताया कि सागरीय जल के तापमान का मूल स्रोत क्या है, सौर प्रकाश है, सोलर इंसुलेशन है। तो पृथ्वी के विषुवत रेखीय क्षेत्र में सोलर इंसुलेशन सबसे अधिक पड़ता है, इसलिए यहां पर जो भी सागर होगा निम्न अक्षांश में उसका टेम्परेचर अधिक होगा। जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से मध्य अक्षांश जाएंगे, उच्च अक्षांश जाएंगे, सागर के जल के तापमान कम होते जाएंगे। दूसरा है पवन। तो जैसे जो ग्लोबल विंड होते हैं ये भी सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। जैसे आप देखोगे कि निम्न अक्षांश में महाद्वीप के पश्चिमी तट पर क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेड विंड इस दिशा में चलेगी, ये है उत्तरी गोलार्ध की ट्रेड विंड। ध्यान से देखें, तो जब ये व्यापारिक पवनें अफ्रीका तट से अपतट होकर चलेगी, जब कोई पवन स्थल से जल की ओर चलती है तो उसको अपतट या अपशोर विंड कहते हैं, और जब कोई पवन सागर से लैंड की तरफ आती है तो उसको इनशोर विंड या अभितट पवन कहते हैं। तो ये मध्य अमेरिका के लिए और ब्राजील तट के लिए जो अटलांटिक की ट्रेड विंड है ये इनशोर विंड है, अभितट पवन है, लेकिन अफ्रीका तट के लिए क्या है, ये अपशोर विंड है। तो ये जो ट्रेड विंड है ना, यहाँ पर जब सतह से चलना शुरू होगा तो ये थोड़ा सा सागर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और इसके कारण सागर का जो सरफेस गर्म जल है शिफ्ट होकर महाद्वीप के पूर्वी भाग पर आ जाएगा, और जब यहाँ का जल शिफ्ट होकर महाद्वीप के पूर्वी भाग पर आ जाएगा तो यहाँ सी लेवल डाउन जाएगा, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए सागर के नीचे का जल ऊपर आता है, और जब सागर के नीचे का जल ऊपर आता है तो इसको हम लोग कहते हैं शीत जल उद्वेलन, कोल्ड वाटर अपवेलिंग, और इस शीत जल उद्वेलन के प्रभाव से ठंडा जल यहाँ पर हो जाता है। तो इसलिए निम्न अक्षांश में ट्रेड विंड के प्रभाव से महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास होगा जल का तापमान कम, और उसी अक्षांश में महाद्वीप के पूर्वी तट के पास गर्म जल के इकट्ठा होने से जल का तापमान अधिक होगा। और फिर यदि आप मध्य अक्षांश में जाओगे तो पछुआ पवन के प्रभाव से क्या होगा कि ये जो यूरोप का तट है यहाँ पर गर्म जल होगा और यहाँ का जल क्या हो जाएगा, ठंडा। तो जहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पर व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें अपतट होकर चलेगी वहां पर कोल्ड वाटर अपवेलिंग होगा, उस तट का जल ठंडा हो जाएगा, तो सरफेस का जल ठंडा हो गया, टेम्परेचर कम हो जाएगा। और जहां वो पवनें इनशोर रूप में जाएगी, इनशोर तट पर वो क्या करेगी, गर्म जल इकट्ठा करेगी, तो वहां का तापमान अधिक हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है महासागरीय जलधारा में। तो महासागरीय जलधारा क्या है, अब देखो यहां पर शीत जल उद्वेलन हुआ है निम्न अक्षांश में महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, तो यहां पर एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है अफ्रीका के तट पर जिसको कहते हैं कनारी की ठंडी जलधारा। और यहाँ पर चूंकि गर्म जल है तो इस पूरे कोस्टलाइन के सारे यहाँ से यहाँ तक गर्म जल मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर गर्म महासागरीय जलधारा होगी वहां के सागर के जल का टेम्परेचर अधिक होगा, और जहां पर ठंडी जलधारा प्रवाहित हो रही है वहां पर सागर के जल का तापमान क्या होगा, कम होगा। और चौथा है स्थल और जल का वितरण। तो स्थल अधिक है तो नॉर्मली क्या होगा कि जल का तापमान अधिक, क्योंकि सागर को थोड़ी बहुत टेम्परेचर भूमि से भी प्राप्त होती है, बहुत नगण्य लेकिन थोड़ी बहुत। और यदि जल का एरिया अधिक है, लैंड का एरिया कम है, तो जल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये है क्षैतिज वितरण, उसका कॉन्सेप्ट, और ये उसको प्रभावित करने वाले कारक। हालांकि प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं लेकिन इतने आपको ध्यान में रखें। अब इसमें कुछ नोट करके जो ऑब्जेक्टिविटी वाली पॉइंटें हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। वो ऑब्जेक्टिविटी वाली पॉइंटें क्या है, तो इसमें क्या है कि जो निम्न अक्षांश है, निम्न अक्षांश में लैंडलॉक्ड सागर अर्थात जो चारों तरफ से भूमि से घिरा है, ध्यान से सुनना इसको, निम्न अक्षांश में लैंडलॉक्ड सागर का तापमान अधिक होगा
खुले सागर का तापमान कम होगा। लेकिन उच्च अक्षांश में, हाई लैटिट्यूड में, लैंडलॉक्ड सागर अर्थात वैसा सागर जो चारों तरफ से भूमि से घिरा है, वैसे सागर का तापमान कम होगा और ओपन सी का तापमान अधिक होगा, क्योंकि लैंड बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, जबकि जल का तापमान जो होता है बहुत फ्लक्चुएट नहीं होता है। उसमें जो है आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे ना, तो जल के तापमान गिरने का जो दर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है। तो इसलिए क्या होगा कि निम्न अक्षांश में स्थलों से घिरे सागर का तापमान अधिक होगा और ओपन सी का तापमान क्या होगा, कम हो, ओपन सी का तापमान कम होगा। लेकिन उच्च अक्षांश में लैंडलॉक्ड सागर के जल का तापमान कम होगा, ओपन सी का तापमान अधिक होगा। ये कई बार यूपीपीसीएस में, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में वे स्टेटमेंट करके आ जाएगा और सही गलत आपसे पूछा जाएगा। और यहां पर जो आपको कॉन्सेप्ट बताया वो भी स्टेटमेंट आ जाएगा पीटी में कि इसमें से क्या सही है। निम्न अक्षांश में महाद्वीप के पश्चिम तट के पास का जल का तापमान कम होता है, पूर्वी तट के पास के जल के तापमान अधिक होते हैं, सही है या गलत। मध्य अक्षांशों में या उच्च अक्षांश में महाद्वीप के पश्चिमी तट का जल गर्म होता है और पूर्वी तट का जल ठंडा होता है, सही है या गलत। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको कोल्ड वाटर अपवेलिंग का बताया हूं, ट्रेड विंड और पछुआ पवन का, अगर ये याद रहेगा तो आप ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो तापमान में अभी तक आपने क्या समझ लिया है, तापमान का एक आपको डाटा बता दिया, इसका स्रोत क्या है ये बता दिया, वितरण में क्षैतिज जान गए, सागर कैसे हीट होगा नीचे का जल आप ये जान गए। अब जो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है आप ये भी जान गए हैं, एक ऊर्ध्वाधर वितरण बचा हुआ। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज और आपको समझा देना है जो यहीं पर आपको पता चलेगा। देखो यहां पर ध्यान से सुनो, हम थोड़ा सा लवणता को इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे, और लवणता को इनपुट करने का अर्थ है कि आप इसको यहीं से बेहतर समझ पाओगे। लवणता क्या है, औसत लवणता कितनी होगी, ये सब हम आपको अलग से बता देंगे। लेकिन अभी लवणता का जो वितरण होगा और उसको प्रभावित करने वाले कारक वो इसी डायग्राम पर आपको समझ पाएंगे। तो सागरीय जल की जो क्षैतिज लवणता होती है ना, तो क्षैतिज लवणता जैसे आप तापमान देख रहे हैं, विषुवत रेखा से आप ध्रुव की ओर जा रहे हैं, सागरीय जल का तापमान कम हो रहा है, ठीक उसी तरीके से विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सागरीय जल की लवणता भी कम होते जाती है। क्यों? क्योंकि लवणता जो सागर की है ये वाष्पीकरण से प्रभावित होगा, ठीक ना। और वाष्पीकरण किससे प्रभावित होगा, तो वाष्पीकरण प्रभावित होगा तापमान से। अगर तापमान अधिक है, जल अधिक गर्म होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो सागर की लवणता बढ़ेगी, और अगर तापमान कम है तो फिर क्या होगा, जल कम गर्म होगा, वाष्पीकरण कम होगा, सागर की लवणता क्या होगी, कम होगी। तो लवणता को भी इसी कॉन्सेप्ट पर आपको समझना है कि जिस तरीके से विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सागरीय जल के तापमान कम होते हैं दोनों गोलार्ध में, ठीक उसी तरीके से सागरीय जल की जो क्षैतिज लवणता है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर निरंतर कम होती है। अब लवणता जो कम होती है तो इसका रेंज जो है बहुत फ्लक्चुएट नहीं होता है। सागर की औसत लवणता जो है 35 ग्राम प्रति हजार है, लेकिन इसमें उत्तरी गोलार्ध में आपको निम्नतम 30 ग्राम प्रति हजार तक मिलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में 31-32 ग्राम प्रति हजार तक नीचे आता है। और लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले भी यही कारक होंगे, अक्षांश होगा, पवन होगा, महासागरीय जलधारा होगी, स्थल और जल का वितरण। पांचवा इसमें नदी का जल भी होगा, नदी का जल। और छठा ध्रुवीय क्षेत्र में जब आइस की मेल्टिंग होगी तो उसका भी प्रभाव होगा। आज एक नवीन चीज आपको बताते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर गुरु आप लोगों को क्या बताते होंगे, देखो अक्षांश से लवणता को आप कैसे लिंक करेंगे, अर्थात निम्न अक्षांश तो तापमान अधिक तो जल अधिक गर्म होगा, जल अधिक गर्म होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो सागर की लवणता अधिक हो जाएगी। इसका अर्थ है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र का जो सागर होगा उसकी लवणता अधिक होगी। दूसरा, तापमान कम यानी सौर प्रकाश, अक्षांश अधिक, तापमान कम, सागर कम गर्म और वाष्पीकरण कम तो लवणता कम, यानी ये ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाएंगे, ठीक है। दूसरा है पवन। पवन क्या करेगा, अब देखो जब व्यापारिक पवन के प्रभाव से महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास निम्न अक्षांश का जल ठंडा हो गया तो ठंडे जल का वाष्पीकरण कम होगा,
तो यहाँ के सागर की लवणता कम होगी। बट निम्न अक्षांश में पूर्वी तट के पास क्या है, गर्म जल है। व्यापारिक पवन के प्रभाव से गर्म जल का तापमान अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, यहाँ के सागर की लवणता अधिक होगी। इसी तरीके से पछुआ पवन के इम्पैक्ट को समझना है। स्थल और जल के वितरण को भी आप किसी तरीके से, वैसे भी आप देखोगे कि उत्तरी गोलार्ध में जो अधिक लवणीय सागर हैं वो निम्न अक्षांश में लैंडलॉक्ड हैं। जैसे विश्व में जो सर्वाधिक लवणीय सागर या झील है वो कौन सा है, तुर्की का वान लेक है, लैंडलॉक्ड है। दूसरे स्थान पर डेड सी ऑफ जॉर्डन है, ये भी लैंडलॉक है। और तीसरे स्थान पर ग्रेट साल्ट लेक है जो अमेरिका के यूटाह प्रांत में है, ये तीसरे स्थान पर। ये तीनों लैंडलॉक्ड है, लगभग निम्न अक्षांश में है। तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न अक्षांशों में लैंडलॉक्ड जो है सागर झील, उसकी लवणता सर्वाधिक है। पहले स्थान पर कौन बताया, टर्की का वान लेक, दूसरे स्थान पर डेड सी ऑफ जॉर्डन और तीसरे स्थान पर ग्रेट साल्ट लेक यूएसए के यूटाह प्रांत में। चौथा, पांचवा लवणता का संबंध क्या है, नदी जल। नदियां जहां पर सागर में जल डिस्चार्ज करेगी वहां पर लवणता कम होगी। आज तक मैक्सिमम लोग, आप लोगों में यही जानते होंगे कि नदियां सागर की लवणता का मूल स्रोत है। आज इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए। नदियां सागर की लवणता का स्रोत नहीं है, नदियां केवल परिवहित करके लाने वाले हैं, उसका स्रोत कुछ अलग है, भूमि है सागर की लवणता का। अगर नदियां सागरीय लवणता की स्रोत होती तो नदी के मुहाने के पास सागर की लवणता सबसे कम होती, सबसे अधिक होती। और सागर के जो लवण का मिक्सचर है उसमें लगभग 78% जो है सोडियम क्लोराइड है। इसका अर्थ है कि अगर नदियां लवणता की स्रोत होगी तो सागर में जहां पर वो अपना जल डिस्चार्ज करती है वहां पर नदी के मुहाने के पास सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। जबकि जांच के बाद यह पाया गया है कि नदी के मुहाने के पास सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे कम है। विच मीन्स नदियां लवणता की स्रोत नहीं है, ये केवल ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं। और नदी अब जहां पर सागर में जल डिस्चार्ज करती है वहां लवणता कम होती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं। बंगाल खाड़ी की तुलना में अरब सागर की लवणता अधिक है या कम है, ये बताओ। बंगाल खाड़ी की तुलना में अरब सागर की लवणता अधिक है। क्यों है, क्योंकि अरब सागर में बड़ी बड़ी नदियां बहुत कम आती है, एक सिंधु नदी को छोड़ दो तो। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो म्यांमार की चिंदविन, सालविन, इस तरह की गोदावरी, कृष्णा, इस तरह की नदियां जो विशाल मात्रा में स्वच्छ जल लाती है, इसलिए बंगाल खाड़ी की लवणता कम है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। क्योंकि अरब सागर में बड़ी नदियां केवल एक सिंधु गिरती है, बाकी जितनी भी नदियां बहुत छोटी। तो इसलिए नदियां जहां पर अपना जल डिस्चार्ज करती है वहां पर लवणता कम होती है, ये ध्यान में रखेंगे। और ध्रुवीय क्षेत्र में जब आइस की मेल्टिंग होगी, तो ध्रुवीय क्षेत्र में जब आइस की मेल्टिंग होगी क्या होगा, उससे ठंडे जल की आपूर्ति होगी। और वो ठंडा जल क्या होगा, जब ध्रुव से नीचे की ओर आएगा तो फिर वो क्या करेगा, लवणता को कम कर देगा। तो जैसे आपने तापमान के कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक उसी तरीके से आपको लवणता के कॉन्सेप्ट को भी समझना है जो हमने बताया है। तो अभी तक जो आपको बताया उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको एक टेम्परेचर का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बताएंगे, लेकिन लवणता का क्षैतिज वितरण और लवणता का क्षैतिज वितरण किन किन कारकों से प्रभावित होगा ये आप जान गए हैं। और कहां अधिक होगा कहां कम होगा ये भी आप जान गए हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मृत सागर में आदमी नहीं डूबते हैं क्योंकि लवणता अधिक होने के कारण जल का घनत्व अधिक होता है, और अधिक घनत्व वाले जल में आप तैरेंगे तो डूबेंगे नहीं, इसलिए आसान होता है उसमें तैरना। दूसरा है तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सबसे पहले तो आपको यही समझ लेना है कि सागर के जल में गहराई के अनुसार जो तापमान का वितरण है, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, उसका कोई सर्वमान्य नियम नहीं है, कोई भी सर्वमान्य नियम नहीं। निम्न अक्षांशों में इसका पैटर्न अलग मिलेगा, मध्य अक्षांशों में इसका पैटर्न अलग है, और उच्च अक्षांशों में इसका पैटर्न अलग है। फिर से आप एक बार समझिए कि सागरीय तापमान का भी और लवणता का भी
सागरीय तापमान और लवणता का जो वर्टिकल वितरण है अर्थात गहराई के अनुसार वितरण है उसका कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। निम्न अक्षांशों में इसका कुछ अलग पैटर्न मिलेगा अर्थात 0 से 30 डिग्री के बीच, मध्य अक्षांशों में इसका पैटर्न कुछ अलग मिलेगा अर्थात 30 से 60 डिग्री के बीच, और उच्च अक्षांशों में इसका पैटर्न कुछ अलग मिलेगा अर्थात 60 से 90 के बीच। और फिर वर्टिकल स्तर पर जब हम लोग जाते हैं तो डिफरेंट लेयर में भी जल की गहराई जो होती है वो क्या होती है, अलग। लेकिन तापमान का भी जो ऊर्ध्वाधर वितरण है तो हम लोग इसको एक ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं और इस ग्राफ के हिसाब से आपको ध्यान से समझ लेना है। तो तापमान के हिसाब से क्या है कि जब ग्राफ पर समझते हैं तो जैसे मान लो कि ये 0 किलोमीटर हो जाए, हम किलोमीटर या आप मीटर में ले लें, इसको किलोमीटर में ना लें, मीटर में लें, ये 0 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर आप मान लें कि ये 200 मीटर का क्षेत्र है या 250 मीटर, ये 500 मीटर का क्षेत्र है, ये 1000 मीटर का क्षेत्र है, फिर ये 2000 मीटर का क्षेत्र है, ये 3000 मीटर का क्षेत्र है, इसी तरीके से 4000 मीटर, और सागर में जैसे जैसे आप जाएंगे तो इधर हम टेम्परेचर रेंज को इस पर ले लेते हैं, और जब इस पर टेम्परेचर रेंज को लेंगे तो इधर ले लेते हैं लो टेम्परेचर और इधर हम ले लेते हैं हाई टेम्परेचर। लो और हाई का अर्थ है कि जैसे समझने के लिए आप मान लीजिए कि यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 25 डिग्री सी है, यहाँ पर आप मान लीजिए 20 डिग्री सी है, ये 15 डिग्री सी है, ये 10 डिग्री सी है, ये 5 डिग्री सी है, तो इधर लो है और इधर है। तो ये जो सागर का हो जाएगा ना, लगभग ऊपरी लेयर होगा और लगभग 200 से या 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक की गहराई का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग थर्मोक्लाइन स्तर कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं इसको? थर्मोक्लाइन स्तर कहते हैं। तो जो सागरीय जल के वर्टिकल ताप वितरण का है वो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आपको समझना है। अगर आप इस ग्राफ को समझते हैं आप समझिए, जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं थर्मोक्लाइन स्तर कहते हैं। ये क्या है? थर्मोक्लाइन लेयर है, थर्मोक्लाइन स्तर। ये ग्राफ ये बता रहा है, आप ध्यान से देखो, इस पर हमने गहराई को ले लिया है मीटर में और इस पर हमने क्या किया है? टेम्परेचर को ले लिया है। ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है। ये ग्राफ ये कह रहा है कि सरफेस से लेके 200 मीटर की गहराई तक जाने पर सागर के जल का तापमान कुछ इंक्रीज कर रहा है और 200 मीटर से लेके 1000 मीटर की गहराई के बीच सागरीय जल का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। आप देख रहे हैं ना, 27-28 से शुरू हुआ है ये ग्राफ, 30 से शुरू हुआ है और सीधे घटकर 10 और 5 के बीच में यहाँ पर आ गया है। तो ये तेजी से गिरते हुए जल के तापमान के क्षेत्र को दिखाता है, तो इसको हम लोग थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं। और इसका अर्थ है कि थर्मोक्लाइन स्तर में जल का तापमान काफी तेजी से गिरता है और फिर थर्मोक्लाइन स्तर के बाद जल का तापमान गिरता तो है लेकिन गिरने की दर बहुत कम और लगभग कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि सागर के नीचे का जो जल होता है उसमें बहुत मूवमेंट नहीं है, लगभग स्थिर जल होता है और इसलिए तापमान गिरने की जो दर है वो बहुत कांस्टेंट और स्थिर हो जाती है। तो ये सागर के जल के वर्टिकल ताप वितरण को दिखाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि सागर के वर्टिकल ताप वितरण को जब हम लोग ऑप्शनल पेपर में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं स्टूडेंट को कि इसका कोई सर्वमान्य नियम नहीं है और सागर के वर्टिकल ताप वितरण को 3 मंडलों में बांट कर पढ़ते हैं। निम्न अक्षांश अर्थात 0 से 30 डिग्री के बीच इसका कुछ अलग ग्राफ बनता है, मध्य अक्षांश अर्थात 30 से 60 के बीच इसका कुछ अलग ग्राफ बनता है और उच्च अक्षांश अर्थात 60 से 90 के बीच इसका कुछ अलग ग्राफ बनेगा। लेकिन आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी में जो दिया हुआ उसके हिसाब से आपको अगर ये समझ में आ गया है तो आप सागरीय जल के तापमान को पूरी तरीके से समझ गए हैं। अर्थात तापमान का स्रोत क्या है, यानी तापमान क्या है, तापमान का स्रोत क्या है, फिर तापमान का वितरण कैसा है, ताप वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कैसे है, क्षैतिज ताप वितरण को समझ गए हैं, ऊर्ध्वाधर ताप वितरण को समझ गए और साथ ही साथ आप लवणता का क्षैतिज वितरण और उस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को भी आप समझ गए हैं। और कुछ जो उसके साथ फैक्चुअल चीजें थी वो भी मैंने आपको बताया है। तो इसमें यदि आपके पास कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है
तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। लवणता के संदर्भ में जो फैक्चुअल है वो भी आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा आप लवणता का जो कुछ एरिया रह गया है आप उसको जान लीजिए, तो आपका महासागरीय उच्चावच, तापमान और लवणता तीनों टॉपिक कवर हो जाएगा। तो लवणता में आपको अब जानना क्या, बेसिकली लवणता है क्या, सबसे पहले ये जानना है। तो लवणता हम लोग कहते हैं सिंपल से शब्दों में, सागर या महासागर के जल में घुले विभिन्न प्रकार के जो ठोस लवण के अंश होते हैं उन्हें हम सागर की लवणता कहते हैं। फिर से एक बार सुन लेंगे, महासागरों के जल में घुले या घुलित जो विभिन्न प्रकार के ठोस लवण के अंश होते हैं हम उन्हें सागर की क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। ये जो लवणता होता है इसको बेसिकली हम पीपीटी में व्यक्त करते हैं, यानी कि इसको ग्राम पर केजी में व्यक्त किया जाता है, यानी जल के भार के अनुपात में व्यक्त करते हैं। अर्थात 1 केजी ग्राम जल जो है इसमें कितना ग्राम लवण होगा वो इसका अर्थ है। अर्थात 1000 किलोग्राम जल में या 1000 ग्राम जल में जो उपस्थित लवण की मात्रा होगी वो सागरीय लवणता कहलाएगी। तो सागर की जो औसत लवणता है, अर्थात ग्लोब पर, पृथ्वी पर जो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद ये सभी प्रमुख महासागर हैं, तो सागरों की औसत लवणता जो है 35 ग्राम प्रति हजार है। इसका अर्थ है कि सागर के 1000 ग्राम जल में लवण का अंश कितना है, 35 ग्राम है। अर्थात अगर ये ग्लोब है और इस ग्लोब के जो सभी सागर हैं इसके सागरों की औसत लवणता कितनी है, 35 ग्राम प्रति हजार है। और 35 ग्राम प्रति हजार कहने का अर्थ है कि 1000 ग्राम सागर का जो जल होगा उसमें 35 ग्राम लवण होगा। तो ये औसत लवणता है, लेकिन इसमें गोलार्धीय अंतर है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सागर हो जाएगा और ये साउदर्न हेमिस्फीयर का। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सागरों की जो औसत लवणता है वो लगभग 34 ग्राम प्रति हजार के आसपास है, और दक्षिणी गोलार्ध के सागरों की लवणता 35 ग्राम या उससे कुछ अधिक है। यानी कॉन्सेप्ट आपको यह ध्यान में रखना है। तो दक्षिणी गोलार्ध के जो सागर हैं, अर्थात दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी हिंद, इन सागरों की औसत लवणता उत्तरी गोलार्ध के, उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी हिंद के सागर के लवणता से अधिक है। यहां पर एक आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो ध्यान से समझ। अभी हमने आपको बताया है कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत टेम्परेचर अधिक है, और अभी हम आपको बता रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की औसत लवणता अधिक है। नॉर्मल सिद्धांत के हिसाब से होना चाहिए टेम्परेचर अधिक तो सागर की लवणता अधिक, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं रहना, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट जो चीजें वही समझना है कि औसत लवणता है 35 ग्राम प्रति हजार, उत्तरी गोलार्ध के सागरों की लवणता लगभग 34 ग्राम प्रति हजार, और इसके तुलना में दक्षिणी गोलार्ध के सागरों की औसत लवणता जो है लगभग 35 ग्राम प्रति हजार या उससे कुछ अधिक। दक्षिणी गोलार्ध में संभवतः जल के सर्कुलेशन अधिक होने और रेट ऑफ इवेपोरेशन अधिक होने के कारण सागरों की लवणता हमें अधिक मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से सागर की लवणता का जो स्रोत हो जाएगा और प्रकार, ये दो चीज आपको समझना है। तो सागर की लवणता का जो स्रोत हो जाएगा ना वो भूमि होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। नदियां सागर की लवणता का स्रोत नहीं है, आपको क्लियर कर दिए हैं क्यों नहीं है, क्योंकि नदियां स्वच्छ इकोसिस्टम का उदाहरण मानी जाती है। अभी जो आप किसी नदी का जल यूज करते हैं वो लवण होता है क्या, नहीं होता है, स्वच्छ जल इकोसिस्टम का उदाहरण होता है। तो बेसिकली जो क्रस्ट है, भूक्रस्ट है, ये सागर की लवणता का मूल स्रोत है। नदियां, वर्षा का जल, पवन, ये सब सागर में लवण लाने वाले दूत हैं, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसके लवणता का जो मूल स्रोत है वो क्या है, भूमि है। सागर में लवणता की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो चैलेंजर एक अभियान चलाया गया था, इसमें डिटमर का नाम आता है। डिटमर के द्वारा अपने चैलेंजर अभियान के दौरान महासागरों में कहीं पर 27, कहीं पर 47 लिखा हुआ रहता है, यानी कि 27 प्रकार के लवण की पहचान की गई थी, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में
जो सागर में लवणता है जो लगभग 78% के आसपास है वो सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद फिर अन्य लवण का अंश आता है। तो डायरेक्ट पूछ देगा स्टेट पीसीएस में सागर की लवणता में सबसे प्रमुख कंट्रीब्यूशन किसका है? सोडियम क्लोराइड का है। लवणता का स्रोत क्या है? भूमि है। नदियां क्यों नहीं है ये भी आपको बताए हैं। और कितने प्रकार के लवण मिलते हैं सागर में, तो इसका डाटा कहीं 27 कहीं 47 इस तरीके से मिलता है, लेकिन वो आपको नहीं पूछेगा। जो मेन लवण है वो आपको है। अब ये जो सागर की लवणता है इसका जो वितरण होगा, क्षैतिज वितरण आप जान चुके हैं, वर्टिकल वितरण उतना कोई मायने नहीं रखता है। और उसके साथ जो फैक्ट जुड़ा हुआ है वो हमने आपको बता दिया है। बंगाल खाड़ी की लवणता कम क्यों है ये आप जानते हैं। अरब सागर की लवणता क्यों अधिक है ये सारा आप जानते हैं। तो यहां तक सभी का क्लियर है? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। कल जब आपसे मुलाकात होगी तो कल पढ़ेंगे ज्वार, और जो महासागरीय जलधारा के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे। 2 टॉपिक ज्वार भाटा और जलधारा कल कवर करेंगे। आज के लिए कोई अगर आपके पास डॉट है तो आप पूछ सकते हैं। लवणता का मतलब होता है, आप लोग सुनते क्या हो भाई? लवणता का सीधा अर्थ है कि सागर के एक निश्चित भार वाले जल में उसमें घुले विभिन्न प्रकार के लवण यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो सागर के जल में घुला हुआ है ये सागर की लवणता है। और हम इसे क्या करते हैं? वजन के अनुपात में व्यक्त करते हैं। अर्थात 1 किलोग्राम सागर का जल लेंगे तो उसमें कितना लवण होगा ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो चलिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है, गुड नाइट भी है। आपसे कल मुलाकात होगी और कल ज्वार और जलधारा के ऊपर क्लास करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।